हाँ जी, तो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर जो हम टॉप 40 ऑब्जेक्टिव जो है सोशल साइंस के अंदर से हमने उठा रखा है, जिसके अंदर आप लोगों का इकोनॉमिक्स भी है, आप लोगों का सिविक्स भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है और कुछ एक प्रश्न आपको डिजास्टर मैनेजमेंट से भी आपको देखने को मिलेगा। तो काफी शानदार प्रश्न जो है आज के इस सेशन के अंदर हमने उठाया है। 40 में से आपको केवल 25 सही कर लिया आपने, तो समझिए कि आपकी तैयारी जो है वो लेवल पे पहुंच चुकी है। अब केवल आपको रिवीजन करने की जरूरत है, कुछ और नया आप देखने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध करना चाहते हैं कि चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिए और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसको ज्वाइन भी कीजिए। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने लेकर के आते हैं। देखिए, काफी शानदार और जानदार जो है वो आज का ये सेशन होने वाला है, तो सबको इत्मीनान से बैठ जाइए और हाँ, वीडियो को लाइक कर लीजिए अभी से, क्योंकि ये जो प्रश्न जब आप देखेंगे ना, अगर बन गया तब तो ठीक, नहीं तो इसी तरह का प्रश्न जब आपके एग्जाम में पूछेगा तब आप वहां पे थर थर कांपेंगे, है कि नहीं। प्रश्न बन ही नहीं रहा है, तो उससे पहले कि आपको परेशानी एग्जाम हॉल में हो, जो भी परेशानियां होने वाली है, जो भी संभावित परेशानियां हैं, उसको आज हम यहीं पे खत्म कर लेते हैं, ताकि आने वाले दिनों में, आने वाली परीक्षा के घड़ी में हमको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, टाइम टू टाइम आप लोगों को टॉप ऑब्जेक्टिव जो है वो दिलवाते रहे हैं, ताकि आप लोगों को किसी तरह का परीक्षा में कोई समस्या जो है वो खड़ा ना हो सके, जिसका समाधान आप लोग ना कर सके। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने लेकर के आते हैं। और ये प्रश्न जो है ये आप लोगों का सिविक्स से है, यानी कि आप लोगों का जो राजनीति शास्त्र है उसके अंदर से प्रश्न को उठाया गया और काफी लाजवाब और शानदार प्रश्न है और कम से कम जो है इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है, तो आगे उम्मीद है कि इस बार भी इस प्रश्न को आपके परीक्षा में पूछ लिया जाए। अच्छा, आप लोग ईमानदारी से बताइए कि ये प्रश्न जो है वो अपनी क्षमता रखता है कि नहीं कि आपके प्रश्न पत्र के अंदर शामिल हो सके। रखता है ना, बिल्कुल रखता है। तो पहला प्रश्न बता दीजिए, यहां पे लिखा हुआ है कि लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, किसका है भाई साहब, लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो देखिए, ये जो लोकतंत्र होता है ना, जो डेमोक्रेसी होता है, वो लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आपके सामने, भारत में किस तरह का लोकतंत्र है भाई साहब। लोकतंत्र आपको बताना है कि किस तरह का है भाई, प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। भारत में किस तरह का लोकतंत्र है आपको ये बताना है भाई साहब। तो सबको पता होना चाहिए कि भारत के अंदर जो लोकतंत्र की जो प्रणाली है वो कैसा प्रणाली है भाई साहब, प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, ए और बी दोनों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी नंबर जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने है 3 नंबर प्रश्न जो है वो आपके सामने आ चुका है। 3 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। जो रंग भेद के विरोधी नहीं थे उनको बताना है, कौन थे भाई साहब, किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, या फिर ओलंपिक हो गया है, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉलरेज। तो कौन जो लोग थे जो रंग भेद के विरोधी नहीं थे, ये लोग रंग भेद के विरोधी नहीं थे, कौन थे भाई साहब, जेडी गुडी साहब थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। इस सवाल का जवाब जो है वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। कहां देना है, कमेंट सेक्शन के अंदर। बहुत कम कमेंट आता है, कमेंट की संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना 25 से आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, या तो 20 पे ही बैक होके चले जाते हैं या फिर 30 के बाद बैक होके जाते हैं। इसी वजह से हमने आज 4 नंबर प्रश्न शुरू में ही आप लोगों को दे दिया है, ताकि सवाल का जवाब क्लास के खत्म होने के बाद, क्लास के इंड होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर देना है कि नहीं। इस प्रश्न को हम पढ़ देते हैं, सुन लीजिए और जाकर के वहां पे जवाब दीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, जो सही है उसको बताना है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो देखिए, यहां पे जो है ना, यहां पे आप लोगों को इस सवाल का जवाब क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों को बताना। देखिए, यहां पे प्रश्न के अंदर ना एक छोटा सा सुधार आप लोगों को, है कि नहीं, छोटा सा सुधार आप लोगों को करने की जरूरत है। यहां पे सही नहीं है, यहां पे ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे 3 स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है कि नहीं, एक गलत है, यहां पे सही नहीं है वाला ऐड कर लीजिएगा। और इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर इसी वीडियो के नीचे आप लोग को देना है। अगला सवाल देखिए,
भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? क्या ही शानदार सवाल है भाई साहब। गब्बर सिंह आपसे सवाल पूछेगा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है, या इनमें से कोई उनकी नियुक्ति नहीं करता है? कोई ना कोई नियुक्ति तो करता ही होगा, या तो प्रधानमंत्री करते हो, राष्ट्रपति करते हो, या फिर संसद के द्वारा किया जाता हो। कोई ना कोई तो नियुक्ति करता होगा ना भाई, उन्हीं को बताना है कि कौन नियुक्ति करता है। तो बिल्कुल इनका, जिनके भी दिमाग में, मन मस्तिष्क में अगर चल रहा होगा कि क्या राष्ट्रपति हो सकता है, क्या प्रधानमंत्री हो सकता है, क्या संसद हो सकता है, तो जिनके दिमाग में ऑप्शन नंबर बी चल रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति के द्वारा, किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो किसका? सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका नियुक्ति किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है, किसको जानी जाती है भाई साहब? बेंगलुरु को जानी जाती है, नई दिल्ली को, मुंबई को, कि पटना को? किसको जानी जाती है वित्तीय राजधानी के रूप में? बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई, पटना। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, एक ऑप्शन जो है वो सही होगा। क्या होगा भाई साहब? एक कोई ऑप्शन जो है वो सही होगा, उसी को आपको बताना है भाई साहब। बिल्कुल यहां पे क्या हो जाएगा? अरे सबको पता है, सबको पता है, इस सवाल का जवाब सब कोई सही आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मुंबई को किसको बोला जाता है भाई साहब? मुंबई को बोला जाता है वित्तीय राजधानी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, अभिप्राय क्या होता है भाई साहब? अभिप्राय होता है, क्या होता है? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार न मिलना। तो देखिए, जब भी हम इस तरह की लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, है कि नहीं, तो हमारा जो अभिप्राय होता है वो होता है समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, हम इसकी बारे में बात करते हैं। लैंगिक विभाजन का तात्पर्य ही इसी से है कि नहीं, कि समाज के अंदर जो है स्त्रियों को पुरुषों से कम आंका जाता है, उनके अधिकार सीमित होते हैं, है कि नहीं, तब की बात हो रही है। लेकिन कई तरह के ये सब सामाजिक कुरीतियां हैं। लेकिन अगर आप अगर संवैधानिक हिसाब से चलेंगे तो सबके लिए क्या है? समान बराबरी दिया गया है। पर क्या हर जगह संविधान में जो लिखित है वो बातें समाज में लागू होती है? नहीं होती। हालांकि डर के वजह से कहीं लागू हो जाती है, पर ये असमानताएं हर जगह देखने को मिलती है। भले कोई ना माने वो अलग बात है कि नहीं, लेकिन ये असमानताएं हमेशा से देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई साहब? ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? अरस्तु का है, अब्राहम लिंकन का है, रूसो का है, या फिर महात्मा गांधी का है? तो ये बात जो है वो बिल्कुल सबको पता है कि वो जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, ये उनका कथन है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, संघ सरकार का उदाहरण है भाई साहब, जहां पे संघ सरकार है कि नहीं, संघ सरकार, उसका उदाहरण आपको बताना है कि भाई साहब कौन सा है? अमेरिका है, चाइना है, ब्रिटेन है, या इनमें से कोई नहीं है? कोई ना कोई तो इसके अंदर से है। 4 ऑप्शन दिया गया है, कोई एक जो है वो सही होगा, कोई एक जो है वो सही होगा, उसको आपको चुन करके बताना है। चलिए फटाक से बता दीजिए। यहां पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अमेरिका जो है वो संघ सरकार का उदाहरण है। अगला सवाल आपके सामने, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। कई बार ये सवाल पूछा गया है आपके परीक्षाओं में। क्वेश्चन बैंक कभी थोड़ा सा जहमत उठाइए क्वेश्चन बैंक देखने की, आपको पता तो चले कि लेवल क्या होता है प्रश्न का। हालांकि हमको पता है कि आप लोगों के पास अत्यधिक समय होता नहीं है देखने के लिए, इसी वजह से हम जो है आप लोग की थोड़ी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, है कि नहीं। देखिए, सांप्रदायिक राजनीति जो होती है ना, वो धर्म पर आधारित होती है, जाति पर आधारित होती है, क्षेत्र पे होती है, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि सांप्रदायिक जो कम्युनल पॉलिटिक्स होता है वो किस पे डिपेंडेंट होता है भाई साहब। तो जाहिर सी बात है, जब भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं बीच में धर्म तो आता ही आता है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है,
सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था? सूचना का अधिकार संबंधित जो कानून है वो कब पारित हुआ था, आपको यह बताना है। बिल्कुल आपको यह बताना है कि सूचना का जो अधिकार है वो कब पारित हुआ था। बताइए 2004 में हुआ था, 5 में हुआ था, 6 में हुआ था या 7 में हुआ था? याद रखिएगा, सूचना का अधिकार, इस सवाल को ना एक बार मद्देनजर रखिएगा, है कि नहीं। इसको क्या करना है, नजरों में रखना है। इसीलिए हम आंख बना देते हैं कि कम से कम आप लोगों को नजर में रहेगा। इसको नजरों में रखना है, इन सवालों को, जिस भी सवाल को चेक बॉक्स कर रहा है उसको नजरों में रखना है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 2005 के अंदर पारित हुआ था, है कि नहीं, है कि नहीं? 2005 के अंदर पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और इस पे जो प्रस्ताव आया था ना वो शायद 2004 के आसपास आया था, शायद कंफर्म नहीं है, एक बार चेक कर लीजिएगा। 2004 के आसपास आया था प्रस्ताव और पारित जो 2005 में हुआ। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? कौन पिछड़ा राज्य? पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है कि बिहार है? तो देखिए भाई साहब, हम लोग जो है, हमारा जो बिहार है वो लंबे समय से पिछड़े राज्यों में गिना जाता है कि नहीं? लंबे समय से पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य होता है? मनोरंजन, समाज सेवा, परोपकार, जीविकोपार्जन। देखिए कोई भी जो आर्थिक क्रियाएं होती है ना, उसका जो मूलभूत उद्देश्य होता है, सबसे पारंपरिक बोलना है, सबसे जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो होता है जीविकोपार्जन। उसके बाद कोई अन्य चीजें होती हो तो वो अलग बात है, लेकिन सबसे प्रथम उद्देश्य जो होता है वो जीविकोपार्जन होता है। जीवन यापन जो है वो सबसे पहले जरूरी होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, उसके बाद उसका शौक आता होगा, उसके बाद उसका लिविंग स्टैंडर्ड आता होगा, उसके बाद अन्य जो चीजें होती है वो होता होगा किसी भी व्यक्ति के जीवन में, लेकिन सबसे पहले जो है वो जीविकोपार्जन जरूरी है। जीवन यापन की सारी जो सुविधाएं हैं वो आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। सबसे प्रथम जो उद्देश्य होता है किसी भी आर्थिक क्रिया का वो यही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? घेर लीजिए इसको और जो है नेत्र बना लीजिए, है कि नहीं? किसके द्वारा किया गया था बताइए? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर दादा भाई नौरोजी? किसके द्वारा किया गया था? बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल, काफी शानदार सवाल आप लोगों के सेशन के अंदर दिया गया है। अगर इतना सवाल कर लेते हैं ना तो लगे समझ जाइए कि बस आप लोग की तैयारी ना है वो लगभग हो गई है, बस रिवीजन करते रहना, नया कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऑब्जेक्टिव की बात हम कर रहे हैं, सब्जेक्टिव तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको समझा नहीं, याद किया जाना होता है। जैसे हम कह भी दे कि देश हमारा 1947 में आजाद हुआ था, है कि नहीं? अगर हम कह भी दे कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, इसमें समझने जैसी कोई चीज नहीं है कि नहीं? इसको याद ही आपको करना होता है कि हमारा देश जो है 1947 में आजाद हुआ था। तो ये याद रखने की चीज है, ये मेमोराइज करने की चीज है, इसको समझने की चीज नहीं है। इसीलिए बोले हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको आपको याद ही करना होता है कि नहीं? इसमें समझने जैसी कोई बात है नहीं। चलिए तो यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? कृषक महाजन बैंक, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति, इनमें से सभी। तो देखिए जो लंबे समय के लिए जो ऋण देती है ना वो जो है वो भूमि विकास जो है, भूमि विकास बैंक जो है वो प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च को, 15 मार्च को, 19 अप्रैल को या फिर 22 अप्रैल को? तो देखिए ये चीज सब किसी को याद होना चाहिए कि 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। सब किसी को ये चीज याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है बताइए? कितना प्रतिशत? 60%, 80%, 36.5%? इस सवाल का जवाब जो है आप लोगों को बताना है। इस सवाल का जवाब जो है वो आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। कहां बताना है? कमेंट के अंदर बताना है इसी सवाल का जवाब इसी वीडियो के नीचे। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में कौन संचार सेवा का अंग है? संचार सेवा का अंग आपको बताना है कि भाई साहब कौन है? संचार सेवा का
बिल्कुल संचार सेवा का अंग का ये मतलब आपको बताना है कि कौन है भाई साहब। समाचार पत्र, टेलीविजन, टेलीफोन या फिर इनमें से सभी। तो देखिए सभी जो है वो संचार सेवाओं का एक अंग है। जैसे समाचार से भी हमें सूचनाएं प्राप्त होती है, टेलीफोन से हम लोग क्या करते हैं, वार्तालाप करके सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, टेलीविजन पे भी हमें खबरें प्राप्त होती हैं उससे। तो ये सभी जो है वो क्या है, संचार के सेवाओं का अंग है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है भाई साहब स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा प्रशिक्षण, इनमें से सभी। तो देखिए ये जो मानव पूंजी निर्माण का जो मुख्य घटक है ये सब है भाई साहब। स्वास्थ्य सेवाएं भी है, आवास भी है, शिक्षा और प्रशिक्षण भी है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने आएगा, वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है भाई साहब। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन जिसको बोलते हैं ना, वैश्वीकरण, उसका अर्थ क्या होता है। आयात पर नियंत्रण, निर्यात पर नियंत्रण, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, इनमें से कोई नहीं। देखिए जब वैश्वीकरण की बात होती है तब व्यापार संबंधी जो भी चीजें होती है उस पर कोई नियंत्रण, किसी तरह की पाबंदियां नहीं लगाई जाती है। उसका मतलब यह होता है कि विश्व की अर्थव्यवस्था से हम क्या कर रहे हैं, खुद को जोड़ रहे हैं। हम अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ क्या कर रहे हैं, समन्वय बिठा रहे हैं, उसके साथ जोड़ रहे हैं। किसी तरह का कोई, ना तो हम आयात पे किसी तरह का प्रतिबंध लगाएंगे, ना निर्यात पे किसी तरह का प्रतिबंध लगाएंगे। हाँ, जो चीजें गैर कानूनी है, जो समाज के लिए हानिकारक है, उस पर तो हम लगा ही सकते हैं। लेकिन जो दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, जो आम जनजीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, उस पर हम किसी तरह का नियंत्रण नहीं लगाता। वैश्वीकरण का मतलब ये नहीं कि हम फलाना कौन देश से ड्रग्स को है अपने देश के अंदर इंपोर्ट करने पे हम किसी तरह का पाबंदी नहीं लगाते। ये तो गलत बात है ना, वो तो समाज के लिए हानिकारक है। हाँ, लेकिन जरूरी दवाएं हैं, उसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस पे किसी तरह का क्या होता है, नियंत्रण नहीं होता है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने देश की अर्थव्यवस्था को हम उसके साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसके साथ हम जोड़ रहे हैं, उसके साथ हम समन्वय बैठा रहे हैं, उसके साथ हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पाइराइट खनिज है भाई साहब। पाइराइट खनिज धात्विक होता है, अधात्विक होता है, परमाणु होता है या फिर ईंधन होता है। आपको बताना है कि ये जो पाइराइट होता है, ये पाइराइट होता है वो क्या होता है, धात्विक होता है, अधात्विक होता है, परमाणु होता है, ईंधन होता है। तो देखिए सबको पता होना चाहिए कि ये जो होता है ना वो अधात्विक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। और आपके जानकारी के लिए बता दें, जो इसका सूत्र होता है, इसका जो सूत्र होता है, अगर पूछे तो, ऐसे तो पूछता नहीं है लेकिन जान लीजिए, Fe2S2 होता है। और इसी को जो हम लोग क्या बोलते हैं, फूल्स गोल्ड इसी को बोलते हैं। अगर कोई पूछे तो आप इसको बता सकते हैं। इसको हिंदी में मूर्खों का सोना कहा जाता है, मूर्खों का सोना। ये सोने जैसा दिखता है कि नहीं। और ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आध्यात्मिक गुण होता है इसके अंदर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, मैग्नेटाइट पत्थर का कुल भंडारण बिहार में कितना मीट्रिक टन है। लीजिए अब डाटा से संबंधित प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। आपको बताना है मैग्नेटाइट पत्थर का कुल भंडार बिहार में कितना मीट्रिक टन है। 0.49 हजार, 0.59 हजार, 0.69 हजार या फिर 0.79 हजार, बताइए। बिल्कुल यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, बिहार में चूना पत्थर का कुल भंडार कितना मीट्रिक टन है। चूना पत्थर जिसका इस्तेमाल जो है वो सीमेंट बनाने में किया जाता है, उसका भंडारण आपको बताना है बिहार के अंदर की कितना है। अभी आपको बताना है कितना है भाई साहब, 100.85, 110.85, 1200.85 या फिर 210.85। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, बिहार में रज्जू मार्ग कहां है भाई साहब, कहां है रज्जू मार्ग। बिहार में रज्जू मार्ग कहां है भाई साहब, बिहार शरीफ के अंदर है, राजगीर के अंदर है, गया के अंदर है, बांका के अंदर है। तो ये बात सब किसी को पता होना चाहिए कि ये जो रज्जू मार्ग जो है वो ऑप्शन नंबर बी राजगीर के अंदर है। कहां है भाई साहब, कहां है भाई साहब, राजगीर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में से कौन थी। मार्टिन लाइन रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे, भारतीय रेलवे, बिहार रेल सेवा। देखिए जब सबसे पहले बिहार के अंदर जब रेल लगाया गया था
है कि नहीं। तो ये कौन सा रेल था, उसको कौन सा रेल लाइन था वो आपको बताना है भाई साहब। मार्टिन लाइट रेलवे था, ईस्ट इंडिया रेलवे था, भारतीय रेलवे था, या फिर बिहार रेल सेवा था। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ईस्ट इंडिया रेलवे। अगला सवाल देखिए, बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है भाई साहब, पटना के अंदर है, हाजीपुर, सोनपुर, समस्तीपुर। देखिए ये जो जितना सवाल आपके सामने आ रहा है ना, आपको लगता होगा कि भले हल्का है, लेकिन ये सवाल पूछा गया सवाल है कि नहीं। तो ये जेमी सेमी आप नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। आप यहां नहीं दीजिए भले, लेकिन आपको एग्जाम में देना ही पड़ेगा। और इसी तरह का प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है, कोई मजाक की बात है नहीं। चलिए 25 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है भाई साहब, सबको पता है कि हाजीपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, पटना के अंदर है, हाजीपुर के अंदर है, मुजफ्फरपुर के अंदर है, या फिर समस्तीपुर के अंदर है। तो ये सबको पता होना चाहिए, ये जो मुख्य मध्य पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वो भी हाजीपुर के अंदर ही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने आएगा, मंदार हिल किस जिले में अवस्थित है, मुंगेर में, भागलपुर में, बांका में कि बक्सर में। तो सबको पता है भाई साहब बांका के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है, कांच उद्योग आपको बताना है कि कहां स्थापित है भाई साहब, बताइए कहां है। हाजीपुर के अंदर है, शाहपुर के अंदर है, बरकुंडा के अंदर है, भवानीपुर के अंदर है, कहां पे है, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग है, बताइए कहां है भाई साहब। सब किसी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, किस नगर में कालीन तैयार होता है। आप लोग इस सवाल का जवाब दीजिए, तब तक थोड़ा पानी पीते हैं हम। हिचकी बताइए किस नगर में कालीन तैयार होता है, ओबरा में, दाऊद नगर, बिहार शरीफ की गाया। बताइए बताइए कहां होता है। बिल्कुल ये जो कालीन तैयार होता है, कालीन भैया याद है, मिर्जापुर के कालीन भैया, है कि नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, ओबरा के अंदर होता है, दाऊद नगर के अंदर होता है, बिहार शरीफ के अंदर होता है, या फिर गया जिला के अंदर होता है। कहां पे होता है, तो देखिए बिहार के अंदर नहीं होता, ये होता है, ये कहां होता है भाई साहब, ओबरा। कहां होता है, ओबरा, जो कि कहां है भाई साहब, यूपी के अंदर है। और यूपी में कहां है भाई साहब, यूपी के अंदर कहां है, अरे बताइए यूपी के अंदर कहां है, सोनभद्र जिला के अंदर है। कहां है भाई साहब, अरे काहे नहीं उग रहा है, ये जो है वो सोनभद्र जिला के अंदर है, सोनभद्र जिला के अंदर है, यूपी के अंदर, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पटना हवाई अड्डे का क्या नाम है भाई साहब, जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम है। अगला सवाल देखिए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था भाई साहब, सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता के अंदर, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद के अंदर, नवंबर 1920 फैजपुर के अंदर, या फिर दिसंबर 1920 ईस्वी नागपुर के अंदर। बताइए 31 नंबर प्रश्न जो है वो आपके सामने आ चुका है। आपको इस सवाल का जवाब जो है वो देना है। 31 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इस सवाल का जवाब आपको बताना है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। अधिवेशन मतलब होता है, आप एक तरह का सभा आप मान सकते हो, है कि नहीं, सभा को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था, सितंबर 1929 लाहौर के अंदर, या फिर 1931 कराची के अंदर, 1933 कलकत्ता के अंदर, या फिर 1937 बेलगांव के अंदर। तो सबको पता होना चाहिए कि ये जो है वो 1929 लाहौर के अंदर हुआ था। कहां हुआ था, लाहौर के अंदर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी भाई साहब। बारदोली के अंदर दिया गया था, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण। तो सबको पता है बारदोली जो के अंदर जो किसान आंदोलन हुआ था उसी के अंदर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी।
1923 ईस्वी में गुरु गोलवलकर के द्वारा, 1925 में केबी हेडगेवार के द्वारा, 1926 में चित्तरंजन दास, या फिर 1928 में लालचंद के द्वारा। तो देखिए सबको पता होना चाहिए इस बारे में कि जो आरएसएस है, जो आज के देश में आरएसएस के नाम से जाना जाता है, बीजेपी का बैकबोन है कि नहीं, तो ये जो है इसकी स्थापना जो है वो 1925 के अंदर किया गया था। केबी हेडगेवार, जिनका पूरा नाम था केशव बलराम हेडगेवार। उनका क्या नाम था भाई साहब? केशव बलराम हेडगेवार, है कि नहीं? केशव बलराम हेडगेवार, इसी के लिए केबी इस्तेमाल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सबसे फेमस प्रश्न, सबसे फेमस प्रश्न बिहार बोर्ड का, है कि नहीं? बीएसईबी का सबसे पसंदीदा प्रश्न जो है, सबसे पसंदीदा प्रश्न बीएसईबी का। चलिए बताइए कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को, 9 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, या फिर 1 अप्रैल 1919 को? सबको पता है 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1999। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? मुंगेर में, खगड़िया में, पटना में, या फिर इनमें से कोई नहीं? सबको पता है भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी पटना के अंदर हुआ था। कहां पे हुआ था? पटना के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान जो थे वो शासक थे, कहां के थे भाई साहब? बताइए, मैसूर के थे, शिमला के थे, कश्मीर के थे, या इनमें से कोई नहीं? सबको पता होना चाहिए भाई साहब, ये जो थे वो मैसूर के थे। कहां? मैसूर का नहीं, मैसूर के। कहां के थे? मैसूर के थे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? 1900 ईस्वी, 1920 ईस्वी भुज के अंदर से, 1930 अहमदाबाद, 1930 दांडी, या इनमें से कोई नहीं? तो सबको पता है, सब किसी को पता है भाई साहब, 1930 के अंदर जो दांडी मार्च था ना, क्या मार्च था भाई साहब? दांडी, उसी के अंदर से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, अगला सवाल, साबरमती, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? 1950, 1895, 1900, 1915, 1916। तो देखिए, गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से जब लौटे थे ना 1915 में, जब 1915 में लौटे थे, तभी जो है इन्होंने साबरमती आश्रम की क्या करी थी? साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी। कब? 1915 के अंदर, जब वो साउथ अफ्रीका से लौट करके आए थे तब। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और इस सेशन का आखिरी प्रश्न आपके सामने आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई साहब? 1885 में, 1890 में, 1885? दूगो हो गया है क्या जी? तो ये को 1886 बना लीजिए, इसको बना लीजिए 1886। चलिए अब बताइए कब हुआ था? 1885, 1890, 1886? अच्छा 85 नहीं ना है जी, 96 ना है, 95 है, सॉरी, ठीक है कोई बात नहीं। कब हुआ था भाई साहब? 85 में हुआ था, 90 में हुआ था, या फिर 1895 में हुआ था, या फिर 1900 के अंदर हुआ था? कब हुआ था? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। 1885 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1885। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और इसी प्रश्न के साथ जो है आप लोग का सेशन समाप्त होता है। कमेंट सेक्शन के अंदर क्लास खत्म जैसे ही हो, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, जो ही स्ट्रीमिंग एंड होगा कमेंट सेक्शन के अंदर जाइएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर के बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ, कितना टोटल जो है, टोटल नंबर आप लोगों का कितना आया, इस सेशन के अंदर कितना नंबर आया, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप लोग बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सब किसी को वीडियो यहां तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे दबा लीजिएगा और नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर लीजिएगा। अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको ज्वाइन कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर जो कोई अन्य सब्जेक्ट होगा उसके वीडियो के साथ।